हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस स्टार्ट कर रहे हैं। ये फिजिक्स का काफ़ी आसान चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ मुश्किलें ये होता है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन में फिजिक्स का मैक्सिमम फार्मूला का इस्तेमाल होता है, जो 11th का भी होता है और 12th का भी होता है। तो जो स्टूडेंट 10th पास करके इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल क्या होता है कि पूरे फिजिक्स का फार्मूला याद नहीं होता है और यूनिट्स एंड डायमेंशंस में उसी का इस्तेमाल होता है। अब इससे बहुत सारे स्टूडेंट डरकर यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है कि हम कम से कम फार्मूला आपको याद करवा देंगे, जो 11th का हो या 12th का हो। आप पहले से उन सब फार्मूला को नहीं भी पढ़े हैं तो वैसे फार्मूला को आप प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको बिल्कुल ही आसान चैप्टर दिखेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के उन बातों से जो आप लोग पहले से स्टडी कर चुके हैं। केवल एक रिवीजन आप यहाँ पर देख लीजिए। यूनिट्स एंड डायमेंशन में यूनिट्स स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड आप यूज करते हैं उसी को हम लोग यूनिट्स करते हैं। मास के लिए स्टैंडर्ड किलोग्राम आप यूज करते हैं। लेंथ के लिए आप मीटर यूज करते हैं। टाइम के लिए सेकेंड यूज करते हैं। इसी तरह का बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, सभी का स्टैंडर्ड क्या होगा मेजरमेंट का, वही सब स्टडी हमें इस चैप्टर में करना है, राइट। अब यहां से आप देखिए यूनिट्स जो डिफरेंट टाइप्स का यूज होता है वह सीजीएस है, बहुत फेमस है, आप लोग 9th क्लास से पढ़ रहे होंगे। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। अब यहां से आप देखिए FPS की बात कीजिए तो F फॉर फीट, फुट, फीट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। MKS की बात करें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट, I इंटरनेशनल, S फॉर स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट को SI यूनिट कहते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि ये सब वर्ल्ड के सारे कंट्री में यूज नहीं हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बीता, लोगों के बीच जैसे जैसे दिक्कत आई वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट हुआ। सबसे ज्यादा जो इम्प्रूव्ड है वह 7 फंडामेंटल के लिए SI यूनिट। सबसे पहले हमने कहा 7 फंडामेंटल, आगे बताएंगे डिराइव्ड भी, लेकिन सबसे पहले देखिए SI यूनिट 7 फंडामेंटल 9th क्लास में पढ़े होंगे। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब यहां से आप देखिए इन सबों का एक टेबल बनाया गया है। मास का किलोग्राम, केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो 10th पास करके इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है। जब आगे हम बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा फार्मूला के थ्रू, और केमिस्ट्री में इसका यूज बहुत ज्यादा है। इसका भी यूज बहुत कम के बराबर है। अभी लग रहा होगा कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, अगर पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिलहाल इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे सब आपको मिलेगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। अब SI यूनिट के बाद डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में जब आप केयर करेंगे तो एक लाइन में सोच सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी का जो 7 फंडामेंटल है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मास का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल M, लेंथ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन L, टाइम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन T, टेम्परेचर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन K और थीटा। अब आपको लगेगा कि ये तीनों जो है ये फर्स्ट कैपिटल लेटर यूज हुआ है, स्मॉल लेटर नहीं यूज करना है। क्या यूज करना है?
कैपिटल लेटर यूज करना है। तो मास लेंथ टाइम MLT, टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं। तो टेम्परेचर का भी फर्स्ट लेटर T है और इसका भी T है। कंफ्यूजन से बचने के लिए टेम्परेचर के लिए जो केल्विन का के लिखते हैं वही यहाँ भी लिखते हैं। ऐसे कुछ बुक में थीटा भी लिखता है, बट सबसे ज्यादा यूज ये होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक का फर्स्ट लेटर सोचेंगे तो E और करंट का सोचेंगे तो C। न E होता है न C होता है, ये एम्पियर के हिसाब से ही A होता है। कुछ बुक में I भी लिखा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है। अब देखिए कितना आसान है, डायमेंशन याद रखना। ये तीनों का फर्स्ट कैपिटल लेटर हो गया और इन दोनों का जो यूनिट का हो गया वही डायमेंशन का हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, इन दोनों का डायमेंशन नहीं लिखा जाता है। डायमेंशन सिर्फ ये 5 का ही होता है। 7 फंडामेंटल के बाद आइए हम लोग देखते हैं 7 इंपॉर्टेंट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आ रहा होगा डिराइव्ड होता क्या है। डिराइव्ड का मतलब ये हो गया बेस्ड ऑन फंडामेंटल। जो फंडामेंटल पर बेस्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड। 7 इंपॉर्टेंट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी 7 ही नहीं होता है, फंडामेंटल 7 ही होता है, लेकिन डिराइव्ड जो होता है वह 7 नहीं हजारों हजार होता है। हमने कितना लिखा है, 7 इंपॉर्टेंट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये 7 इंपॉर्टेंट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन अगर आपके दिमाग में हमेशा चल रहा होता है तो आप 7 के बाद 7000 7 लाख भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा तो इन्हीं के हेल्प से सारा लिखा जाएगा। तो ये जो टेबल हम आपके सामने रख रहे हैं, इस टेबल को आपको समझा दे रहे हैं और इस टेबल को समझने के बाद इसका यूनिट और डायमेंशन को याद रखिए और आगे हम बहुत सारा टेबल देंगे जो खुद आपको करना है। ये मेरे द्वारा समझाया गया टेबल है, आगे इस तरह का टेबल बहुत मिलेगा और वह टेबल आपको खुद से कंप्लीट करना है। चलिए आते हैं इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर स्पीड या वेलोसिटी, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, बट हमने क्या लिख दिया है, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। लेंथ पर स्टार क्यों लगाया, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस के लिए भी मीटर यूज होता है और लेंथ के लिए भी मीटर, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मीटर यूज होता है और लेंथ के लिए भी मीटर, हाइट के लिए भी मीटर होता है, रेडियस के लिए भी मीटर, मतलब जिसके लिए भी मीटर का इस्तेमाल होता है उसको हम क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे। आगे बढ़िए, स्पीड या वेलोसिटी लेंथ बाई टाइम है, इसका ऐसा यूनिट कैसे लिखेंगे। अभी आपने पढ़ा था लेंथ का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसको आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, ऊपर जाएगा पावर माइनस। डायमेंशन, लेंथ के लिए हम L लिखते हैं और टाइम के लिए हम लोग T लिखते हैं। तो यहां से आप देखिए ये ऊपर जाएगा तो L_t-1। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी का क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड लिखेंगे और टाइम के लिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन जब आप लिखेंगे तो एक काम करते हैं, पहले यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से डायमेंशन भी सबका कंप्लीट करेंगे। मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स के लिए आप क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए केजी हम लोग यूज करते हैं और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक ऊपर वाला नीचे वाला में इस्तेमाल होते जा रहा है। अरेंजमेंट ऐसा किया गया है कि जो पहले लिख रहे हैं आगे वाला में इस्तेमाल होते जा रहा है। तो यहाँ से देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग न्यूटन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, न्यूटन।
न्यूटन कंप्लीट नेम जब हम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल से क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि कैपिटल से लिखने पर न्यूटन साइंटिस्ट का नाम हो जाता है, और स्मॉल लेटर से लिखते हैं तो साइंटिस्ट का नेम ही है, लेकिन साइंटिस्ट का नेम यूनिट के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए थोड़ा सा केयर करेंगे। और अगर आपको कैपिटल लेटर से लिखना है तो ऐसे आप लिखिए एम डॉट, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स के लिए अभी अभी आपने क्या लिखा है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल लिखते हैं, जूल साइंटिस्ट का नेम है। अब अगर आप एब्रिविएशन लिखेंगे तो कैपिटल लेटर, ऐसे ही स्मॉल। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स बाई एरिया में फोर्स को क्या लिखते हैं? न्यूटन, और एरिया लेंथ इनटू लेंथ। यहां पर देखिए एरिया आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी लिखते हैं, एयर इसको लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं, राइट। ये भी मीटर में होता है और ये भी मीटर में होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एयर इनटू एयर, मतलब एल स्क्वायर। चलिए, तो एरिया के लिए एल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए फोर्स बाई एरिया, तो न्यूटन एल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को हम लोग पास्कल लिखते हैं, ये भी साइंटिस्ट का नेम है। और एब्रिविएशन में कैपिटल लेटर पी और ए लिखते हैं। आगे आते हैं चार्ज, करंट इनटू टाइम। करंट का आप क्या लिखते हैं? एम्पियर। टाइम का क्या लिखते हैं? सेकेंड। टाइम का सेकेंड। एम्पियर इनटू सेकेंड का क्या होगा? कूलम। एम्पियर इनटू सेकेंड का कूलम। वोल्टेज क्या होता है? वर्क बाई चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज वर्क बाई चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां से देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, वोल्टेज भी वही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, वही ईएमएफ भी वही होता है। स्टार हमने लगाया है, स्टार का मतलब यहां एक्सप्लेन किया हुआ है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 10th क्लास में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ 12th में पढ़ने के लिए मिलेगा। ये बैटरी का जो वोल्टेज स्ट्रेंथ होता है उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल बात नहीं कर सकते हैं इसके बारे में, जो स्टूडेंट 10th में पढ़े हैं ठीक है, नहीं तो आप इंतजार करेंगे 12th का। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं इसका यूनिट राइटिंग का। तो वर्क का यूनिट आप ऊपर क्या लिख चुके हैं? जूल, और चार्ज का कूलम, जूल डिवाइडेड बाई कूलम। अब देखिए ये भी साइंटिस्ट है, ये भी साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट है मतलब साइंटिस्ट का नेम है, लेकिन स्मॉल लेटर से जब लिखते हैं तो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो जूल अपॉन कूलम को हम लोग वोल्ट लिखते हैं, जूल बाई कूलम को वोल्ट लिखते हैं। ये वोल्टेज का एब्रिविएशन वोल्ट है, ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। जूल बाई कूलम का ऐसा वोल्ट। तो इस सभी का यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया। अब डायमेंशन कंप्लीट करने की बारी आता है। डायमेंशन जब कंप्लीट करेंगे तो एल बाई टी इक्वल टू एल टी माइनस 1, टी ऊपर चला गया, एल टी माइनस 1 हो गया। अब इसी में आप देखें तो ये एल टी माइनस 1 जब हमने लिखा है और एल बाई टी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब जरा देखें तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम में वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, चेंज आपका लैंग्वेज का टर्म है, चेंज इन लैंग्वेज का टर्म है, वो फिजिक्स का क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बाई टाइम पर फोकस करेंगे। तो वेलोसिटी का अभी भी आपने क्या लिखा है? एल टी माइनस 1 और डिवाइडेड बाई टी, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? एल टी माइनस 2।
फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए तो मास का क्या होगा, मास का कैपिटल लेटर m, और एक्सेलरेशन का अभी अभी आप क्या लिखे हैं, lt माइनस 2। देखिए जैसे यूनिट में आप देख रहे थे वैसे डायमेंशन में कि प्रत्येक ऊपर वाला नीचे वाला में यूज होते जा रहा है। मतलब आप एक याद रखेंगे तो दूसरा में सपोर्ट होगा, दूसरा याद रखेंगे तीसरा में सपोर्ट होगा, ये एक दूसरे तीसरे से लिंकअप किया हुआ है। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तब फोर्स का अभी अभी आपने mlt-2 लिखा है। अब यहां से देख लीजिए आमने सामने मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। इसके सामने भी ये आ रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट mlt-2 इनटू l ml2t-2। प्रेशर फोर्स बाय एरिया, तो अभी अभी फोर्स का जो आपने लिखा है फिर यहाँ यूज कीजिए ml-2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर ml-1t-2। चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, करंट का एम्पियर, टाइम का सेकेंड। तो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, करंट का एम्पियर और टाइम, तो एम्पियर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे a और टाइम के लिए t, AT हो गया। वोल्टेज क्या है, वर्क बाय चार्ज। तो जस्ट आप देखिए वोल्टेज के लिए ऊपर जो यूज किए हुए हैं, सॉरी वर्क के लिए ऊपर जो यूज किए हुए हैं ml2t-2। तो जब आप वोल्टेज के लिए लिखेंगे तो वर्क बाय चार्ज, तो वर्क का आप क्या लिखेंगे ml2t-2, और चार्ज का क्या लिखेंगे AT। अब यहां से इसको मैनिपुलेट कीजिए ml2t-3 a का पावर -1। इस तरीके से आपका टेबल कंप्लीट हो चुका है। सारे स्टूडेंट इधर जो स्टार की बात मैंने समझाया था, उम्मीद है नोट कर चुके होंगे, राइट? नहीं नोट किए हैं तो आधे मिनट का टाइम दे दें, नोट करें। डायमेंशंस के बाद डायमेंशनल फार्मूला समझना एक फॉर्मेलिटी। आप डायमेंशन समझ चुके हैं, मतलब डायमेंशनल फार्मूला भी समझ चुके हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात क्या ये समझिए, जब lt-1 लिख रहे हैं तो सबसे बेसिक होता है मास लेंथ टाइम mlt। इसमें m क्या है, गैप है, तो जो गैप है उसको भी आप दिखला दीजिए mlt-1। लेकिन जो गैप है उसको जीरो लगा कर दिखलाइए, क्योंकि आप समझते हैं किसी का पावर जीरो होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये देखने में तो लग रहा है कि मास को हमने यहाँ पर अटेंडेंस दे दिया है, बट रियली में क्या है, अब्सेंट है। जीरो पावर ये बता रहा है वो अब्सेंट है। यहाँ तो अब्सेंट ही था, यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहा है, लेकिन जीरो पावर देकर हमने क्या कहा, फॉर्मेलिटी एक था ताकि ये लगे कि मास यहाँ से अब्सेंट है। यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया था, इसमें बोला गया है कि मास अब्सेंट है। तो लिखने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, पहले m, उसके बाद l, उसके बाद t। आगे 5 जो है, 5 में ये तीनों में जो अरेंजमेंट हमने बताया उसको मेंटेन करना, बाकी में आप मेंटेन करें या ना करें कोई जरूरी नहीं। और इस पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, तब ये डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब सोचिए तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m0lt-2। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें सब प्रेजेंट है। अब किसी स्टूडेंट को ये लग रहा होगा सर एम्पियर अब्सेंट है, टेम्परेचर अब्सेंट है। मैंने क्या कहा, mlt में अगर कोई अब्सेंट है तो उसको दिखलाना जरूरी है, बाकी दिखलाइए आपकी मर्जी, छोड़ दीजिए आपकी मर्जी। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mlt-2 a0 k0। लेकिन मैंने क्या कहा, mlt में कोई छूटता है तो दिखलाना जरूरी है, ये दिखलाना आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं। यहां पर आप देखिए ml2t-2, सिर्फ ब्रैकेट लगा देना क्योंकि इसमें कोई भी एब्सेंट नहीं है। यहाँ भी कोई एब्सेंट, जिसमें mlt का कोई भी पार्ट एब्सेंट नहीं है। आप समझ लीजिए कि डायमेंशन में एक ब्रैकेट लगा देना डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ml2t-3 a का पावर -1। इस तरीके से ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया।
डायमेंशन हो गया, देख लीजिए टेबल कंप्लीट हो चुका होगा। क्या कहीं कोई प्रॉब्लम? ये बीच में देखिए तो ये है 80, 80 में क्या क्या छूटा हुआ है? m 0 और क्या छूटा हुआ है? l 0 t a का पावर 1। इसके आगे आप लिखें या ना लिखें कोई जरूरी नहीं, ब्रैकेट आप लगा दीजिए। 7 फंडामेंटल जब आप पढ़ रहे थे तो उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स रह गया था। ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने लास्ट में इसलिए बताया, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है आपको उसमें कहीं इसका इस्तेमाल नहीं आया है, लेकिन आगे इसका भी इस्तेमाल आएगा। सप्लीमेंट्री का सेंस क्या है कि जब इंटरनेशनल मीटिंग में 7 फंडामेंटल को एक्सेप्ट किया तो बाद में नीड लगा कुछ और कि इतने से पूरा फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटी कवर नहीं हो पा रहा है, तब 2 सप्लीमेंट्री दिया गया। इसमें एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल 12th का टॉपिक है, आप देखेंगे तो कहीं पर इलेक्ट्रोस्टैट में यूज किया है, हो सकता है आपको इसका यूज ना ही मिले, ना ही के बराबर मिले। तो सॉलिड एंगल के बारे में जो भी कुछ डिस्कशन आपको मिलेगा वहीं पर मिलेगा। यहाँ पर प्लेन एंगल की बात ज्यादा हम करते हैं, लेकिन यूनिट के पर्पज से आपको याद रखना होगा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों। प्लेन एंगल, जो एंगल आप बोलते हैं वो प्लेन एंगल होता है। जो एंगल आप बोलते हैं क्या होता है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल सिंपल 2 लाइन के बीच बनने वाला एंगल होता है। देखिए एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया, ये जो सिंपल एंगल आप पढ़ते आ रहे हैं वही प्लेन एंगल है। सॉलिड एंगल सिंपल एंगल नहीं है और इसका स्टडी यहाँ पर हमें नहीं करना है। यहाँ पर रेडियन RAD SI यूनिट, नो डायमेंशन, डायमेंशन इसका नहीं होता है। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन STR, नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। आप लोग देख रहे होंगे ये टेबल आप लोग के लिए होमवर्क टेबल है। इसमें फार्मूला हमने लिख दिया है। जिस स्टूडेंट को याद है फार्मूला अच्छा बात है, जिन्हें याद नहीं है फर्स्ट ट्राई करें, इसको 3 से 4 बार आप लिखने का प्रयास करें, देख देख कर लिखने का प्रयास करें, या तो पेज पर या तो राइटिंग बोर्ड आपके पास होगा छोटा वाला, उस पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि इसमें से जो याद है ठीक है, जो नहीं याद है 2-3 बार लिखेंगे खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसके बाद SI यूनिट का टेबल आपको बनाना है, डायमेंशन का टेबल आपको बनाना है। उम्मीद है किसी के टेबल में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक नजर आप देख लीजिए, पावर वर्क बाय टाइम, वर्क का भी हम पीछे बता चुके हैं, टाइम का भी बता चुके हैं। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास भी आप जान रहे हैं, वेलोसिटी भी पीछे जान रहे हैं। मतलब जितना 7 डिराइव्ड हमने बताया था और 7 फंडामेंटल, उससे ज्यादा कहीं कोई यूज होने वाला नहीं है। आप फार्मूला को अच्छे से देख लीजिए। डेंसिटी रो d, मास बाय वॉल्यूम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड E फोर्स बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड E पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। अब यहां से आप देखें वॉल्यूम पर स्टार हमने लगाया है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया को L स्क्वायर आपने लिखा था और लेंथ के लिए तो L का पावर 3 हो जाएगा वॉल्यूम के लिए। चलिए 7 के बाद 6 के बाद 7 नंबर, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला, लैटेंट हीट का फार्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला। ये सब बहुत सारा टर्म जो 10th पास स्टूडेंट है उनके लिए बिल्कुल न्यू लग रहा होगा। टर्म अगर न्यू भी लग रहा है तो आपको हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, सिर्फ फार्मूला पर फोकस कीजिए। आप समझ लीजिए कि फार्मूला हमने पहली बार देखा है और आप घर पर 3-4 बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपको स्टार्टिंग में टेबल समझ में नहीं आता था, सच बोलिए टेबल समझ में आता था कि टेबल रट लेते थे? पहले टेबल आप रटा करते थे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैसे होता है पता नहीं होता था उस समय, लेकिन अब आप समझते होंगे कि आखिर ये टेबल क्यों बनाया गया है और उसका एप्लीकेशन समझने में आपको कोई दिक्कत अब नहीं होती है।
तो जस्ट उसी पैटर्न पर ये सब फार्मूला जब आप याद रखेंगे तो इसका एप्लीकेशन जब आएगा तो ये सारा फार्मूला भी समझ में आना शुरू हो जाएगा और इसका एप्लीकेशन भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आपका ड्यूटी क्या है, एसआई यूनिट लिखना। फोर्स का आप जानते हैं, चार्ज का जानते हैं, वेलोसिटी का जानते हैं, सबका जानते हैं। हीट यहाँ पर एक नया टर्म लग रहा है, स्टार हमने दे दिया है। स्टार इसलिए दे दिया कि हीट का मतलब एनर्जी से होता है और एनर्जी का मतलब वर्क से होता है। तो जहां पर हीट एनर्जी वर्क की बात आ जाए वहां पर समझ लीजिए कि वर्क को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और एनर्जी में ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा काइनेटिक एनर्जी, याद है, बहुत फेमस नेम है। काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर साउंड एनर्जी हो या फिर लाइट एनर्जी हो या फिर थर्मल एनर्जी हो या फिर केमिकल एनर्जी हो एंड सो ऑन, किसी भी टाइप का एनर्जी होगा सभी के लिए हम वर्क के इक्वल लिखेंगे। तो ये हमारा होमवर्क आज ये रह गया। अभी और भी होमवर्क आप लोग को मिलेगा, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा इस पर होमवर्क ही जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा काम आप लोग को 1 से 2 दिन खुद घर पर करना है। इसके बाद आगे इस टॉपिक को फिर हम बढ़ाएंगे।